हेलो, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, मतलब चैप्टर नंबर 3 का हमारा चल रहा था। और चैप्टर नंबर 3 का नाम था धातु और अधातु। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पिछले लेक्चर में खत्म करने ही वाले थे, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाने की वजह से हम लोग खत्म नहीं कर पाए थे। लेकिन आज ऐसा है कि आज थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनेगा, बिकॉज थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया था। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर मतलब कि पिछले लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक बात कर चुके थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग 16 तक कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन 16 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको ये आसान क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं कहा क्या जा रहा है। कारण बताना है। अब कारण क्या होता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको कारण के साथ बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो कुछ का मैं कारण लिख करके लाया हूँ कि आपको इस प्रकार से लिखना है, तथा कुछ का कारण मैं नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आप लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा, आप लिखिएगा, जरूर आएगा। और नहीं तो मैं यहाँ पे लिखकर बताऊंगा। समझ में आई बात है। सबसे पहली बात है, 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कारण बताइए। अब कारण क्या बताना है, इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ए में ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है प्लेटिनम, आपको पता है धातु होता है। सोना चांदी का प्रयोग, मतलब प्रयोग या उपयोग, बात से सिंपल सा एक ही है ना, प्रयोग बोलिए या उपयोग बोलिए, ठीक है। तो प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों किया जाता है भी हमें ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैं एक उदाहरण लेकर के आया हूँ, आपको इसी आधार पे चारों का चारों क्या कर देना है, कारण बता देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, आपको ऐसे तो पता होगा कि प्लेटिनम सोना और चांदी, आपको पता होगा कि धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, इसी की वजह से इसको सबसे नीचे रखा जाता है। तो हमने लिखा इनमें चमक अत्यधिक पाई जाती है। आप ऐसा देखते हैं कि ये जो धातु होते हैं प्लेटिनम सोना और चांदी जो होते हैं ना, ये अन्य धातु की अपेक्षा ज्यादा ही चमकीले होते हैं। इस गुण को हम लोग कहते थे धात्विक चमक। यह बातें आपको अच्छी तरह से पता होगा। दूसरी बात है, इनमें तन्य सामर्थ्य पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है, मतलब इनमें तांबे की संख्या ज्यादा पाई जाती है। आपको बताया गया था कि सोना को 1 ग्राम सोना को आप लगभग 2 किलोमीटर लंबे तारों के रूप में आप बना सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है, बातें आपको अच्छी तरह से पता होगा। इनमें तन्य सामर्थ्य मतलब ज्यादा होता है, मतलब इनको आप बहुत ज्यादा तान सकते हैं। समझ में आई बात है। तीसरा, ये कम क्रियाशील होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें बोला है। ये कम क्रियाशील होगा तो बताइए इसको आभूषण बनाया जाएगा, यह किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो इसके ऊपर काली परत नहीं जमेगी, ना तो ऑक्साइड की परत बनेगी, ना ही कार्बोनेट की परत बनती है, जैसे कि लोहा के ऊपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। लेकिन इसमें ऐसा होगा नहीं, इसी कारण से 3 हमने उदाहरण लिखा। इसी प्रकार से और आप लिख सकते हैं, इसमें ऐसे क्या हो जाता था, इसमें और हो सकता था, इनमें आघात वर्धनीयता ज्यादा पाई जाती है। मतलब क्यों? क्योंकि मतलब कि ये इन्हें पीटने पर एक टूटते नहीं, बहुत ज्यादा लंबे होते चले जाते हैं। समझ में आई बात। इसी कारण से इनका क्या बनाया जाता है, धातु का, इन धातुओं का आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये बातें आपको क्लियर अच्छी तरह से होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि मैं समझूं तो सोडियम पोटेशियम, ये मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम और Li मतलब लिथियम, को तेल के अंदर संग्रहित, अंदर होता है अंतरा नहीं, अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर मैं नहीं लिख के लाया हूँ, इसको आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज में कारण बता दे रहा हूँ, आप आराम से लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन खुद से लिखा जाता है। समझ में आई बात है। और वैसे तो आप चैप्टर 3 में बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं डीप में। तो हम बताते हैं, सोडियम पोटेशियम और लिथियम दे चुका है, लेकिन लिथियम ऐसा नहीं होता है, सभी जगह पे ऐसा लिथियम नहीं दिया जाता, लेकिन लिथियम दे चुका है तो लिख देंगे। हमने क्या लिखेंगे कि सोडियम पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही क्रियाशील धातु होते हैं। यदि इनको खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो यह वायु से रिएक्शन करके क्या कर लेगा, इनमें आग लग जाएगी, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इसी की वजह से इन्हें कहाँ रखा जाता है, तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। यदि आप इतना नहीं लिख पाते हैं तो बहुत ही बेकार है, क्लास 10th में आ चुके हैं। समझ में आई बात है क्या, इतना आपको लिखने आना चाहिए। आगे आते हैं, एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु होता है, फिर भी इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है। सिंपल सी बातें हैं कि आप देखे होंगे एल्यूमिनियम का बर्तन जैसे मार्केट में बिकता है, आपके घर पे भी हो गया, ऐसा होता है। तो एल्यूमिनियम का बर्तन जो होता है उसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों किया है, तो जबकि वह इतना क्रियाशील धातु होता है। समझ में आई बात है। तो हम क्या लिखेंगे, कारण में कारण पहले बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, इनका कारण क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम क्रियाशील धातु तो होता है, लेकिन जैसे ही इस पे जंग लगती है तो उसे तो हर रोज साफ कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, ये तो क्रियाशील होते हैं,
क्रियाशील होने के साथ ही इस पे हर रोज जंग लगता है, इन्हें खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो वायु के साथ रिएक्शन करके इनके ऊपर परत बन जाती है। लेकिन क्या किया जाता है कि इन्हें हर रोज खाना बनाते समय क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। और दूसरी बात है क्या कि इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि इनको गर्म किया जाता है तो उष्मा दिया जाता है। अब आपको पता है जितना उष्मा देंगे उतना उष्मा पर यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। जबकि यह एल्यूमिनियम धातु का गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा होता है, मतलब गलनांक उच्च होता है। इसी कारण से क्या होते हैं ये, इनका मतलब खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है। हम लिखेंगे कैसे ये बताते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है, पहला करके लिखिएगा कि एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु होता है, तो इन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाता है तो इनके ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है, लेकिन यह हर रोज साफ हो जाता है, खाना बनाते समय इन्हें साफ कर दिया जाता है, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कि इनका गलनांक उच्च होता है, मतलब कि इनका गलनांक बिंदु उच्च होता है। तीसरा क्या लिखेंगे, इनका एल्यूमिनियम धातु अन्य धातुओं की अपेक्षा काफी सस्ते आते हैं। समझ में आई बात है, इसी कारण से इनका खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है, बातें आप लिख सकते हैं। अगला, निष्कर्षण में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, क्यों? यदि आपको पता होगा तो चैप्टर में मैंने बताया था क्या कि चैप्टर में क्या हुआ था, धातु को हमको प्राप्त करना है तो धातु मिलते किस रूप में थे, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में। अब इन रूपों से हमको किस रूप में बदलना पड़ता था, ऑक्साइड के रूप में बदलना पड़ता था। अब ऑक्साइड के रूप में बदलने के लिए हमें यहाँ पे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित क्यों किया जाता है, सिंपल सी बातें बोला जा रहा है। तो आपको बताया गया था कि जब धातुओं को प्राप्त करना होता है तो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क से हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है। इनको प्राप्त करने के लिए इनको पहले ऑक्साइड में बदलना पड़ता है, और ऑक्साइड में बदल करके कार्बन की सहायता से आसानी से बदल दिया जाता है। आपको इसमें दो प्रक्रिया बताया गया था, एक था क्या भर्जन, जिसे हम लोग कहते थे रोस्टिंग, याद होगा। रोस्टिंग प्रक्रिया क्या होती है, रोस्टिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता था। दूसरी बात है, कार्बोनेट अयस्क क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क से यदि कार्बन को निकालना, मतलब कार्बोनेट जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कैल्शियम को निकालना है तो पहले ऐसे नहीं निकालेंगे कार्बोनेट अयस्क, हमको ऑक्साइड में बदलना होता है। तो कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या होता था, आपको बताया गया था कैल्सिनेशन, जिसे हम लोग कहते हैं निष्कापन। वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को सल्फाइड सॉरी ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। इसके बाद कार्बन की सहायता से आसानी से इसे ऑक्सीजन, मतलब इसमें से धातु को निकाल दिया जाता है। सिंपल सी बातें लिख लीजिएगा ना, इसको लिखेंगे क्या, निष्कर्षण में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि कार्बन की सहायता से ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। समझ में आई बात है, बस इतना लिख देना, आपका आंसर, ठीक है, बस खत्म। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है, क्या बोला जा रहा है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को देखा होगा, ठीक है। तांबे के मलिन बर्तन मतलब कि जैसा तांबा का बर्तन होता है ना, उसमें क्या होता है, मलिन जैसे कि तेलतेरा सा पदार्थ लग जाता है, तेलीय पदार्थ लग जाता है ऊपर सा, ठीक है, वही बोला जा रहा है। मलिन बर्तन या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। तांबे के मलिन बर्तन मतलब कि जंग लगा हुआ समझ लीजिए, या तो कुछ मतलब पदार्थ लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि तांबे के बर्तन में कुछ मलिन पदार्थ लग जाता है, तेलीय पदार्थ, उसको साफ करते हुए आप नींबू का रस या तो इमली का रस का साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ का साफ करने के लिए क्यों प्रभावित है, क्या लिखा है, क्योंकि अब देखिए कारण सिंपल सा पूछा गया है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि नींबू तथा इमली का रस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमने लिखा है क्योंकि तांबे की बर्तन मलिन हो जाने पर इस पर कॉपर कार्बोनेट, याद रखिएगा कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। जब तांबे की बर्तन मलिन हो जाती है, मलिन मतलब गंदा हो जाता है ना, तो देखिएगा ध्यान से, गंदा होने के बाद इस पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिएगा कॉपर कार्बोनेट। अब आपको पता है कि धातु है तो धातु हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, तो यह क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी कारण से तांबे के मलिन को साफ करने के लिए नींबू तथा इमली के रस का प्रयोग किया जाता है। अब पता चला। अब ध्यान से देखिएगा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब इमली और मतलब कि नींबू और इमली के रस का प्रयोग किया जाता है तो इमली और नींबू का रस क्या होगा, अम्लीय होगा, और अम्लीय क्षारीय को क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। समझ में आई बात है, इसी कारण से
क्षारीय प्रकृति को साफ करने के लिए इमली तथा नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है ताकि बर्तन अच्छी तरह से साफ हो जाए। समझ में आई बात है? बस इतना लिख रहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु व अधातु में अंतर करना है या तो भेद करना है। क्वेश्चन सेम वही है, धातु व धातु में भेद करना है या अंतर करना है। क्या? रासायनिक गुणधर्म के आधार पे हमने लिखा है धातु एक तरफ अधातु एक तरफ। अंतर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पे धातु तथा अधातु में निम्न भेद है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आगे धातु अधातु एक तरफ, धातु एक तरफ अधातु लिखे। धातु में क्या लिखे? ये क्षारीय ऑक्साइड प्रकृति के, मतलब ये क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाते थे। आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था तो और धातु ऑक्साइड का निर्माण करता था, और धातु ऑक्साइड कैसे होते थे? क्षारीय प्रकृति के होते थे। पहला बात क्लियर। दूसरा, ये तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। जब धातु को तनु हाइड्रो, मतलब तनु अम्ल जैसे कि HCl से या क्रिया करवा दिया जाए, H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवा दिया जाए, तो उनमें से क्या होता था कि धातु हाइड्रोजन को हटा देता था। जैसे मान लिया जाए जिंक को हम क्रिया करवा देते हैं, जिंक की क्रिया करवा देते हैं HCl से, तो क्या बना देगा? ZnCl बना देता था, पर उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता था। आपको बातें पता है अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि धातु है ना, धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, तो यह इसको हटा देगा। सिंपल सी बात है। जिनकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वह जाकर क्या करना चाहेगा? जोड़ना चाहेगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित मतलब अलग हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अधातु में बात करें, अधातु में क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाते थे। जब अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था तो अधातु ऑक्साइड बनाता था, और उसकी प्रकृति कैसी होती थी? अम्लीय होती थी। यहाँ पे क्षारीय, यहाँ पे अम्लीय, सिंपल से उल्टा है। दूसरा, ये तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते, मतलब ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाते, ये बातें बोला जा रहा है। तीसरी बात है, ये विद्युत धनात्मक होते हैं। आपको पता है कि धातु में हमेशा विद्युत का चालन होता है, जबकि धातु में नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखे है? यह विद्युत का ऋणात्मक होते, मतलब कि इनमें विद्युत का कोई प्रवाह नहीं होता है। लेकिन आपको बताया गया अपवाद के स्वरूप ग्रेफाइट एक अधातु होता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है, विद्युत का धनात्मक होता है। समझ में? लेकिन अपवाद को छोड़ देना, बस यहाँ बोला जा रहा है कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, लेकिन अधातु विद्युत का ऋणात्मक होते हैं। एग्जाम्पल मैंने चौथा ले लिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ पे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि हो सकता है। समझ में आई बात है क्या? ये था आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन, जो कि लास्ट दो क्वेश्चन बचे, वो पहले आप यहाँ तक अच्छी तरह से उतार लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 15 और 16 लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको खत्म करके हमारा चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वह व्यक्ति, मतलब कि इसमें क्वेश्चन हम नहीं लिखे, सॉरी। 15 नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज्यादा है। ठीक है, यदि आपके पास बुक है तो ध्यान से वहां पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि मान लिया जाए एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वह क्या करता है? घर घर जाकर के व्यक्तियों से क्या करता है, मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है कि व्यक्तियों से सोना व चांदी ऐसे सामानों को हम, मतलब कि मांगता है, और मांग के क्या करता है? जैसे कि साफ करने के लिए सोना और चांदी जैसे सामानों को लेता है और साफ करके उन वस्तुओं को दे देता है। और जितना पहले से उसका वजन था ना, उतना वजन नहीं हो पाता, तो जिनसे लेता है ना, वह व्यक्ति जो होते हैं दुखी हो जाते हैं। तो उसके सामने इस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। तो आखिर यह व्यक्ति कौन सा विलेन का प्रयोग कर रहा था, इसका प्राकृतिक बताया गया है। बताना है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। चैप्टर में आपको एक्वारेजिया के बारे में बताया गया था, जो कि मैंने बता दिया यहाँ पे। आपको एक्वारेजिया विलेन याद आ रहा है क्या? एक्वारेजिया क्या होता था? एक्वारेजिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक प्रकार का मिश्रण होता था, जिसमें क्या होता था कि सोना और चांदी और प्लेटिनम जैसे धातु नहीं घुलते थे, लेकिन ऐसे विलयन भी क्या होते थे? ये भी घुल जाते थे। आपको बताया क्या था कि आपको देखिएगा, जैसे क्या होता है सुनार की दुकान पे होता है ऐसा, यदि कभी सोना और चांदी में बहुत दिन के बाद जंग लग जाता है ना, तो सिंपल सा साफ करवाने जाएगा तो वह कुछ करता नहीं है, बस एक पात्र में क्या रखे रहता है? एक्वारेजिया रखा रहता है, और उसमें डुबो कर तुरंत से निकाल देता है। तुरंत निकालने का मतलब क्या होता है? तुरंत निकाल देगा तो वह तुरंत से साफ हो जाता था। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि वह एक्वारेजिया होता था, जो कि उसमें से जो होता था ना गलनांक, मतलब कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता तुरंत से घुल जाता था। थोड़ा सा देर तक और रख दिया जाएगा तो वह सोना और चांदी उसी में घुल कर आएगा। ठीक है, तो उसका प्राकृतिक बोला है, हमने क्या लिखा? वह व्यक्ति एक्वारेजिया का प्रयोग करता है जिसमें सांद्र HCl मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल का मतलब
सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1, मतलब कि HCl 3 अनुपात में रहेगा और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात के रूप में रहता है और एक विलयन तैयार करते हैं जिसे हम लोग एक्वारेंजिया कहते हैं, जो क्या करता है ना, सोना चांदी तथा प्लेटिनम जैसे धातु को भी गला देता है। समझ में आई बात है क्या? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। गर्म जल का टैंक, मतलब कि जहां पे गर्म जल रखा जाता है, वैसे टैंक बनाने के लिए तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात, इस्पात क्या होता है? लोहे का मिश्रण होता है। मतलब सिंपल सा हम लोहा मान ले, तो लोहा का प्रयोग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? गर्म पानी रखना है, तो गर्म पानी रखने के लिए लोहा का प्रयोग क्यों नहीं होता है, तांबे का प्रयोग क्यों होता है? तो ध्यान से समझिएगा, आपको बताया गया था, क्योंकि तांबे गर्म जल व या तो भाप, भाप क्या होगा भाई? पानी को गर्म करेंगे तभी तो भाप बनेगा ना, इसी कारण भाप भी हम लिखते हैं। तो तांबे क्या होते हैं? गर्म जल या तो भाप, ये दोनों के साथ क्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात या तो लोहे का मिश्रण कह सकते हैं, ये गर्म जल या भाप के साथ क्या करते थे, मतलब क्रिया कर लेते थे, प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे क्षय होते जाते थे। मतलब कि आपको पता होगा कि जब धातुओं को जल में रखा जाता है तो क्या होता है कि धातु धीरे धीरे क्षय होते जाते हैं, उसके ऊपर से परत क्या होते जाती है, हटते जाती है। इसी प्रकार से लोहा को यदि पानी में रख दिया जाएगा तो धीरे धीरे वह टूटते जाता है, ऊपरी की परत हटते जाती है। यही बोला जा रहा है कि जब गर्म जल में तांबे को रखा जाता है, तांबे का बर्तन का टैंक बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि यह गर्म जल व भाप के साथ रिएक्शन नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात या तो लोहे का मिश्रण इसके साथ क्रिया कर देता है और धीरे धीरे इसकी परत क्या होते जाती है, क्षय होते जाती है। एग्जाम्पल आपको दिया गया, जैसे देखिए आयरन जब जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Fe3O4, मतलब आयरन ऑक्साइड बोल दीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। आप इसको बैलेंस कर दीजिएगा, बैलेंस सिंपल सा हो जाता है। तो यहाँ तक आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने अच्छी तरह से बता दिया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ तक चैप्टर समझ में आया होगा। अगले दिन से हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और इसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4 में बात, मतलब चैप्टर नंबर 4 की बातें करेंगे और चैप्टर नंबर 4 को अच्छी तरह से इसी प्रकार से और बेहतर तरीका से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ।